नमस्कार। खरी खरी लेकर आपके बीच मौजूद हैं हम, और हमारे साथ मतलब मैं राजीव, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में हम लोग बात खरी खरी करते हैं और सीधी बात। राहुल गांधी, आज देखिए, आज दिन जो है आज का बहुत गहमा गहमी वाला दिन है। पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत गहमा गहमी वाला दिन है स्वामी जी। एक तरफ बिहार से खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, नज़रें उधर टिकी हुई थी कि क्या बड़ा करने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार हो गए, फिर उधर ममता बनर्जी हो गई, फिर इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए। इन तीनों के बारे में बातें बहुत, और शरद पवार, इन चारों के बारे में बात होती रहती है। और जब तब कहा जाता है ये इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख सूत्रधार में से एक माने जाते हैं नीतीश कुमार। उनकी चर्चा बार बार होती है और अपने दिमाग में भी यही था कि उस पर कुछ होता है तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। बिहार में सब कुछ ठीक है। हमारे साथी जो अभी तक इस कार्यक्रम के लिए जो जुड़ चुके हैं, आप सबका सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आपको बता दूं कि बिहार से सब कुछ अच्छा है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, सब चंगा सी, तो बिहार से सब चंगा सी, इसलिए वहाँ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर मोदी जी की सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज मोदी जी भोपाल में थे, उसके बाद वो जयपुर पहुंच रहे हैं, और इसी बीच राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और राहुल गांधी ने ज़बरदस्त हमला किया है मोदी जी पे। मोदी जी भोपाल में 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट कांग्रेस पे ही बोलते रहे और कहते रहे कि ये तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार देंगे, इनका रिमोट किसी और के हाथ में है। लेकिन उसी रिमोट को हाथ में लेकर राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे थे। देखिए स्वामी जी, क्या मज़ेदार पॉलिटिक्स है। राजनीति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि उस पर जितनी चर्चा कीजिए कम लगता है। क्योंकि राहुल गांधी हाथ में रिमोट लिए हुए हैं और थोड़ी देर पहले रिमोट की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस रिमोट को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं। आइए जरा सुनाइए, राहुल गांधी रिमोट हाथ में लिए हुए कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं, हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं, और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो, हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो,
कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो सुन रहे थे आप स्वामी जी, हमारी अदानी की सरकार नहीं है, अदानी वाली सरकार नहीं है, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार है। यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, जरा आपसे समझूं, छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार पर अदानी को लेकर के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि अदानी को आपने वहां ज़मीन दे दी, लेकिन आजकल लगातार वहां डिफेंसिव ही नहीं बल्कि ओवरऑल इस बात को खारिज करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। रिमोट दिखा रहे थे राहुल गांधी की, रिमोट वाली सरकार नहीं है। और उधर भोपाल में आज प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वहां वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो रिमोट वाली सरकार रहेगी। तो क्या इसे माना जाए, एक करारा जवाब माना जाए राहुल गांधी की तरफ से कि राहुल गांधी उसी रिमोट को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इतने करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए, हमारी सरकार अदानी वाली सरकार नहीं है। इसी भाषण में राहुल गांधी कह रहे थे कि 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं इस सरकार, मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन वो कर्जे माफ जो किए जा रहे हैं वो किसके पैसे हैं? वो पैसे गरीबों के नहीं हैं, बल्कि वो पैसे अमीरों के हैं और वो पैसे उद्योगपति मित्रों के हैं। यहां साफ प्रहार, एक सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। जरा आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसमें समझना चाहता हूं खरी खरी में कि क्या राहुल गांधी ये आश्वस्त हैं कि अब इसी हिसाब से, इसी अंदाज से भाषण दिया जाए, इसी अंदाज से मोदी के ऊपर हमला किया जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, स्वामी जी एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार। लेकिन तब तक दोस्तों, एक ये जो रिमोट दिखा रहे हैं राहुल गांधी, इस रिमोट को लेकर राहुल गांधी कह क्या रहे थे, जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इस पे आप इसका बटन दबाइए। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास
दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। तो स्वामी जी, आप सुन रहे थे, लगातार रिमोट कंट्रोल की बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। इसे ऐसे रिमोट कंट्रोल से, बार बार कह रहे हैं, ऐसे रिमोट कंट्रोल से आगे भी ये पैसा डालने जा रही है। यहां रिमोट कंट्रोल की बात चल रही है और इसी रिमोट कंट्रोल से मोदी की सरकार चलती है, अदानी चलाते हैं। ये बात राहुल गांधी कहते हुए सुने गए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, जो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जो आपने शुरुआत की थी अपने बात की, आपने कहा था कि इंडिया अलायंस में सब कुछ चंगा सी। इसी कॉन्फिडेंस से ये बात आप एनडीए के लिए नहीं कह सकते और वहां पे इतनी ज्यादा भागदौड़ है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार शाह साहब से मिलने नहीं गए, वहां पे कुछ गुफ्तगू हो रही है। राजस्थान की स्थिति आपको पता है। तो एक तो चीज ये है कि वहां कुछ भी चंगा नहीं है। दूसरी बात यह है जो राहुल गांधी ने कहा, देखिए आज की तारीख में अगर राजीव जी आप एक फील्ड सर्वे कराएं, आप जनता से बात करें, जनता के सब सेगमेंट से बात करें, ये बात एक एक जन ये जान गया है, एक एक आदमी ये जान गया, हर वर्ग का आदमी जान गया है, ये सरकार जो है केवल अडानी के लिए काम करती है। और ये इतना सोने का रिमोट है, ये साधारण रिमोट नहीं है, ये सोने और चांदी का रिमोट है। और इससे सरकार हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, बच्चों के लिए, युवाओं की सारे अधिकार छीन कर कुछ अडानी जी को सौंपना चाहते हैं। आप एक राजीव जी, आपके दर्शक श्रोता देख लें कितना टर्नओवर है इनका अडानी ग्रुप्स का और कितने एम्प्लॉइज उनके यहाँ हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो क्या है। आप सारे की तुलना में अडानी जी क्या नौकरियां देते ही नहीं वो, और रोजगार सृजित नहीं करते और विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बन जाते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ को राहुल गांधी ने जिसको बिल्कुल रेखांकित किया, उन्होंने कहा देखिए अगर आज का कर्तव्य क्या है, देश का कर्तव्य क्या है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा पहलवान है, जो 2 किलो बादाम खाता है, काजू खाता है, और दूसरा बच्चा कमजोर है, उसे मदद की आवश्यकता है, उसे शक्ति की आवश्यकता है, उसे आहार की आवश्यकता है। माता पिता का कर्तव्य क्या है? क्या माता पिता का ये कर्तव्य है कि जो बादाम और काजू खाता है उसको डबल कर दे और जो बेचारा जिसे शक्ति की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिसे अपने आहार की जरूरत है, अच्छे पोषण उसे न दे? भारतवर्ष में जो कमजोर वर्ग है, जिसको मदद की आवश्यकता है, मेरे बच्चों को, मेरे युवाओं को राजीव जी रोजगार की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ये मानता हूं, मेरे स्टूडेंट मेरे पास रोते हैं जी, और रोते हैं कि लोन से आया, इंजीनियरिंग एमबीए का नौकरी नहीं मिल रही, हम लोन कैसे वापस करेंगे? और उनकी आप परेशानी समझिए जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो देखिए ये माँ बाप की भी गलती नहीं है। माँ बाप ने तो बेचारों ने कर्ज लेके अपने पड़ोसियों की सारी जो आरोप है और सारी हंसी मजाक की चीजें हैं कि देखो बड़ा बच्चे को इंजीनियर एमबीए कराने चले थे, माँ बाप की भी दुविधा है, बच्चों की भी दुविधा है। तो देखिए राहुल गांधी वास्तविकता में सरकार का काम, और मैं इन्हीं के आइडियोलॉग की बात कर रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था सरकार का मात्र एक काम है कमजोर वर्ग को, जो सशक्त वर्ग है, उसके शोषण से बचाना। और ये सरकार आज नहीं कर रही है। सरकार जो कमजोर वर्ग है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, किसान आंदोलित होता है, 13 महीने पड़ा रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे जो हैं, जो
घंटे दौड़ लगाते हैं कि आर्मी में जाके नौकरी करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान होगी, उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, उनको 4 साल की नौकरी दे दी जाती है और खुद 72 साल की उम्र में आप जो है अगला टर्म देख रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए आप जो है बड़ी इमारत बना रहे हैं, एक नया संसद भवन बना रहे हैं। उम्र है आपकी 72 साल, 77 साल तक आप शासन करना चाहते हैं और देश का जो बच्चा है, मेरे देश का युवा है, जिसके सपने हैं, जिसकी अपनी कल्पनाएं हैं, जिसके माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य हैं, उसका वो निर्वहन कर नहीं सकता। तो छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी ने कहा है, अगर 25 रुपए धान की कीमत आप देंगे, अगर किसानों का और वहां के कमजोर वर्ग का, और बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में सबसे कम इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार ने जो कमजोर वर्ग है उसके लिए काम किया है, जो ओबीसी वर्ग है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो दबा हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, जिसको उभरने का मौका नहीं मिला है, अगर सरकार का मुख्य कर्तव्य है उसके लिए करे। बिल्कुल सही बात है। कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, आप कर्नाटका के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है, बड़े प्यार मोहब्बत से काम हो रही है, महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल मिल रहा है, सबको आनंद है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, आपसी सामंजस्य है। यही सरकार का काम है, समाज में समरसता रखे, सामंजस्य रखे और जो शोषित वर्ग है उसको संरक्षण दे। हो क्या रहा है पिछले 9 साल से, जो शोषण करने वाले हैं, जिनके बिल्कुल सही बात कही 12-14 लाख करोड़ जिनके माफ होते हैं, और एक गरीब किसान के, और जिसने अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए 2-2.5 लाख का भी एजुकेशन लोन लिया है, उसका 1 रुपया माफ नहीं होता। इस प्रकार का शोषण जो है ये स्वस्थ समाज के लिए राजीव जी अच्छा नहीं जी। ये इस समाज के लिए एक ऐसे समाज के लिए अच्छा नहीं है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर जो हमला करते हैं सीधे कांग्रेस पे, चुनाव के वक्त आपकी सरकार पिछले 15 साल रही, उसके बाद में कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में आई, 14 महीने बाद आपने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया और उसके बाद फिर से आप उस सरकार में काबिज हो गए और लगातार बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप वहां जाके कांग्रेस को कोस रहे हैं। तो फिर जनता क्या नहीं समझती है? कांग्रेस को कोसते हुए क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा उसको भी सुन लेते हैं भोपाल में। और क्यों राहुल गांधी हमलावर थे? राहुल गांधी ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना होगा और उसके बाद जो वो भाषण दिए हैं वो शानदार भाषण, जिसके 2 अंश को आप तक हम पहुंचाए हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनते हैं कि वो कह क्या रहे थे भोपाल में, जरा सुनिए। आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। स्वामी जी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस ने अपना ठेका किसको दिया है वो भी बता रहे हैं। पूरी खबर रखते हैं ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी कांग्रेस के बारे में। शायद उनका खाना नहीं पचता होगा अगर कांग्रेस को ना कोसें तो। लेकिन भोपाल में साहब आप हैं और भोपाल में आपको अपनी सरकार
और उसके किए गए कार्यों का विवरण देना चाहिए। काम जो पिछले 18-19 साल से आपकी सरकार करती आई उसका आपको ब्यौरा देना चाहिए था कि हमारी सरकार ने इतना सब कुछ कर दिया और 5 साल आप हमको मौका दीजिए ताकि हम और जो काम बचे हुए हैं उस काम को भी करके मध्य प्रदेश की जनता को के लिए एक तरक्की, एक विकास का रास्ता दिखाएंगे, लेकर आएंगे, यहाँ चहुमुखी विकास होगा। लेकिन आप कांग्रेस को कोस रहे हैं। अपने 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो आउटसोर्स कर दिया है उन्होंने पूरे के पूरे नीति और क्या क्या तो कह रहे थे। उनके भाषण पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं रखता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और हमारे तमाम साथी कहते भी हैं कि क्यों आप दिखाते हैं, लेकिन फिर भी दिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इस भाषण को राहुल गांधी ने बहुत ध्यान से सुना है और इसीलिए वो रिमोट दिखा रहे हैं। और जो अर्बन नक्सल, अब प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल और मुजाहिदीन की बात करेंगे तो कैसे शोभा देता है। एक टिप्पणी इस पे जरूर लेना चाहूंगा आपसे स्वामी जी, और फिर राहुल गांधी उस रिमोट को लेकर कह क्या रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले जरा इन पे मोदी जी पे टिप्पणी आपकी बनती है यहाँ पे। राजीव जी देखिए, आप तो जानते हैं मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के रूप में मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को देखा है और उनके चरित्र का, उनके पर्सनैलिटी का मैंने इवेल्युएशन किया है। मैं देखता हूं, देखिए मोदी जी की एक विशेष कला है, जो काम वो करते हैं वो आरोप दूसरों पे लगाते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला राजीव जी आदमी ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रेवल करता है, वो सब्जी वालों के साथ ट्रेवल करता है, वो गरीब आदमियों को गले लगाता है, वो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अरे आप ये आज एक एक आदमी को पता है कि जब भाजपा की रैली होती है वहां लोग कैसे इकट्ठे किए जाते हैं और जो लोग आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है वो कैसे इकट्ठे किए गए हैं। आपको पता है किस प्रकार से। आप सारे गोदी मीडिया का एक तरफ से सारे चैनल्स को देख लीजिए, एक ही प्रकार का प्रोपेगेंडा चलता रहता है और एक ही प्रकार की चीजों को चलता रहता है। तो पैसा ये कहां से आ रहा है? और वो राहुल गांधी, कांग्रेस के कितने भवन हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन भवनों की जरा स्थिति एक रिपोर्ट आप बनवाइए। आपके दर्शक जो विभिन्न क्षेत्र के हिंदुस्तान के आते हैं जरा उनकी एक फोटोग्राफ ले लें। और जो बीजेपी का कार्यालय बना है, जो 5 स्टार, जहां एसी है और रेस्ट रूम्स हैं और बड़े बड़े ऑफिसेज बने हैं, और ये सब पिछले 5-6 साल के अंदर बने। ये पैसा कहां से आ रहा है? पीएम केयर फंड के आप ऑडिट क्यों नहीं कराते अगर सब कुछ साफ है? चुनावी बॉन्ड में किसके पास पैसा आ रहा है? तो वास्तविकता ये पता है कि कॉर्पोरेट लॉबी किसके साथ है और कॉर्पोरेट लॉबी का ये हित आपस में है, एक दूसरे का ये हित साध रहे हैं। अगर ये राजनीति में रहेंगे तो उनका हक चलेगा और इन्हीं का पैसा वहां लगा है, उन्हीं का पैसा यहां लगा है। कांग्रेस के बारे में आप बात करते हैं, 9 साल से आप सत्ता में हैं। अगर इन लोगों के पास, कांग्रेसियों के पास इतना पैसा है तो राहुल गांधी को या रॉबर्ट वाड्रा को या सोनिया जी को या किसी को आप कुछ 9 साल बीत गए, आप केवल ये गफाजी में आपने 9 साल निकाल दिए। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं ये, और मैं मांग भी करता हूं कांग्रेस से और राहुल गांधी से, सत्ता में आने के बाद ये जो 9.5 साल में जिस प्रकार से नोटबंदी हुई है, जिस प्रकार से जीएसटी हुआ है, जिस प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है, जिस प्रकार से जीएसटी गरीबों और मध्यम वर्ग पे बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से किसानों की दुर्दशा की गई है, युवाओं की दुर्दशा की गई है, इसका व्हाइट पेपर निकालें। और मैं ये मांग करता हूं, इस देश की संपत्ति जो है, संपदा जो है, वो अभी तो राहुल गांधी केवल ओबीसी की बात कर रहे हैं, गरीब वर्ग में जो मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है और जिन जिन हॉस्पिटल और स्कूल्स को इन्होंने प्राइवेटाइज किया है उनको फिर पब्लिक सेक्टर में दें, जिससे मेरे देश का गरीब जो है अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची पे अपना इलाज करा सके, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है। 15 लाख तक आप इलाज कराइए, फ्री है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा प्रश्न वहां पे उठाए, लेकिन राज्य सरकार ने सबको दरकिनार करते हुए वहां उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। इस देश में पहला अधिकार जो है इस देश की उस 90% जनसंख्या का है जो अपना पेट पालने में अपनी बचत को कम देखते हुए परेशान है, अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रही है, जो अपनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। ये पूंजीपतियों के जो लाखों करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जा रहा है, जिस प्रकार से सबको मैनिपुलेट उठा रहा है, इसको बदलना होगा और इस देश की संपदा गरीबों को और जो परेशान लोग हैं उन तक ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक पावर आएगी तभी सोशल पावर आएगी। गरीब लोगों को, महिलाओं को अधिकार होगा,
उनके जो चूल्हे हैं, उनके जो रसोई के खर्चे हैं, उनको कम करना होगा। किसानों के जो उन्होंने ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन के दाम बढ़ा दिए हैं, फर्टाइजर के दाम बढ़ा दिए हैं, जो फर्टाइजर की तोल है उसको कम कर दिया है, इसको खत्म करना होगा। और किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलने चाहिए, उनको एमएसपी मिलनी चाहिए, जिससे वो खुशहाल हों। देखिए, मैं राजीव जी बताता हूं, मैं कोई भी चीज जो आज की तारीख में 100 रुपए की खरीद रहा हूं, मैं 130 रुपए की खरीदने के लिए तैयार हूं, अगर किसानों को उसमें 80 रुपए मिले। आज जो हो रहा है, किसानों को 10 रुपए मिल रहा है, और ये बिचौलिए जिसके एजेंट की तरह लोग काम करते हैं, उनको 100 रुपए मिल रहे हैं। ग्राहक भी परेशान है, और जो पैदा करने वाला है वो भी परेशान है। सारे बिचौलिए सारा फायदा उठा रहे हैं, इसको बदलना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिचौलिए जो हैं वो सारा फायदा उठा रहे हैं और किसानों की बात, और वही यहाँ राहुल गांधी भी करते हुए कहते हुए सुनाई पड़े दिखाई दिए। और राहुल गांधी उस रिमोट से किसानों के, वहाँ के जो और भी गरीब हैं, वंचित तबका है, उसके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने यानी कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया। लेकिन उस रिमोट को दिखाते हुए राहुल गांधी कह क्या रहे थे, जरा सुनिए, एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। उनके हाथ में जो रिमोट है वो क्या मायने रखता है, सुनिए। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं। मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है अदानी जी का। तो स्वामी जी आप सुन रहे थे, ये रिमोट है। इस रिमोट को दबाते ही उनका जो सब कुछ है वो अदानी के पास चला जाता है। राहुल गांधी इसी रिमोट को लेकर के बता रहे थे कि उनका रिमोट और ये रिमोट, मेरे पास भी एक रिमोट है जिससे हम लोग अपनी बात करते हैं। तो इस रिमोट के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि उनका रिमोट दबता है तो कहाँ जाता है, और हमारा रिमोट दबता है तो क्या कुछ होता है। लेकिन राहुल गांधी अब उस कला को भी सीख गए हैं स्वामी जी, जिस पर मोदी जी आज तक इतराते रहते थे, ये माना जाए। देखिए, इसमें राजीव जी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से संशोधन में करना चाहूंगा जो राहुल जी ने कहा। देखिए, बीजेपी के हाथ में नहीं है रिमोट, अडानी जी के हाथ में है। रिमोट गौतम अडानी के हाथ में है, और ये जो सरकार काम कर रही है ये गौतम अडानी द्वारा संचालित सरकार। गौतम अडानी जहां जाते हैं, जहां चाहते हैं, और लगता है कनाडा से जो हमारे संबंधों में थोड़ा दुराव आया है, कुछ महंगा हो अडानी जी का मिला हो, इसलिए ये सब समस्या क्रिएट हो गई है। साउथ अफ्रीका जाते हैं, अडानी जी के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी जी के लिए जाते हैं, जहां आप जाते हैं, ग्रीस जाते हैं, अडानी जी के लिए जाते हैं। तो वास्तविकता में जो यहां का रिमोट तो राहुल गांधी के हाथ में है, जिससे गरीबों को वो पैसा ट्रांसफर करना है, वहां का जो रिमोट है वो गौतम अडानी जी के हाथ में है। बाकी लोग उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। बाकी ये ठीक है कि मोदी जी के सामने कोई भी दूसरा मंत्री दिखाई नहीं पड़ता, कोई अधिकारी दिखाई नहीं पड़ता, एक व्यक्ति केवल दिखाई पड़ता है राहुल गांधी के साथ। आज तक आपने राजीव जी राहुल गांधी को अकेले फोटो फ्रेम में नहीं देखा होगा। उनके साथ या तो देश की बेटियां होंगी या देश का गरीब वर्ग होगा। राहुल गांधी का फोटो फ्रेम में एक भी फोटो आप नहीं दिखा सकते, और मोदी जी का बिना किसी अकेले फोटो फ्रेम में ही केवल फोटो हैं, उनके फोटो फ्रेम में कोई दूसरा आ नहीं सकता। ये कॉन्ट्रास्ट है राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट और बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा अकेले फ्रेम में दिखाई देते हैं और राहुल गांधी हमेशा एक ग्रुप में दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देख लो आप, तमाम आपने ऐसे ऐसे पिक्चर्स, ऐसे विजुअल्स आप लोगों के बीच हम लोगों ने अपने इसी चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाए हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक कौन कौन से लोग आकर राहुल गांधी से गले लगते हुए, उनसे मिलते हुए, अपना दुखड़ा उनके सामने प्रकट करते हुए, सब कुछ राहुल गांधी और उस यात्रा के 4000 किलोमीटर की यात्रा। और उसके बाद अब जब राहुल गांधी कहीं भी किसी भी सभा में पहुंच रहे हैं और किसी भी आयोजन में पहुंच रहे हैं तो उनके वक्तव्य में या ऐसे भी फोटो फ्रेम में भी देखिए तो लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मिसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से है। आप यह है कि प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से वो अहंकार भी चरम पे आया। शायद यह अहंकार हो सकता है किसी और के भी चरम पे आता हो, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है वो देश की जनता को शायद पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रहार करते हुए, सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ सीधी बात जोड़ के बता रहे हैं कि ये मोदी और अदानी हैं। मोदी जी जिस रिमोट को दबाते हैं उससे अदानी को फायदा होता है। लेकिन हाँ, स्वामी जी इसको करेक्ट कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये रिमोट मोदी जी के हाथ में है ही नहीं, मोदी जी का रिमोट अदानी जी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में है। और ये बिल्कुल सही है, यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे थे। आप याद कीजिए, जब पहला भाषण उनका था फरवरी महीने में, और वो भी संसद के अंदर, और जो उन्होंने तस्वीर दिखाई थी वो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर थी जिसमें मोदी और अदानी के संबंधों की बात उन्होंने की थी। क्या लगता है स्वामी जी, जरा एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव के दौरान फिर से मोदी अदानी संबंध की बातें और भी तैरती हुई दिखाई देंगी क्या? नहीं, अब राजीव जी नहीं है, ये बात जन जन तक पहुंच गई है, ये एक एक आदमी तक पहुंच गई है, गांव तक पहुंच गई है, कस्बों मोहल्लों तक पहुंच गई है, सबको ये पता है। देखिए राजीव जी, कल्पना कीजिए आप, पूरे देश में गरीबी बढ़ रही है, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, हर घर में उनकी आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अडानी जी की कैसे संपत्ति बढ़ रही है? देखिए, अगर सबकी संपत्ति कम होती, सबको परेशानी होती तो ये माना जा सकता था ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर किसान का 1 लाख रुपया माफ नहीं करते, उनके करोड़ों रुपए माफ कर देते हैं। तो ये जो एक विडंबना है, एक जो विरोधाभास है, ये क्या देश का एक एक आदमी 142 करोड़ लोगों को समझ में आता है? और ये बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो बड़ी हिम्मत से कह रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा डरो मत, और जिस प्रकार से अब जनता भी, राजीव जी, पिछले 6 महीने पहले जनता इतने खुलकर नहीं बोलती थी, आज जहां भी आप जाएंगे जनता खुलकर बोल रही है। जनता जानती थी लेकिन जनता चुप रहती थी क्योंकि डरती थी। जनता का डर निकल गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा राजीव जी, केवल एक, कि जब मोदी जी एक खाली फाइल लेके चल रहे थे जिसके अंदर कोई कागज नहीं था, तो उसके पीछे जो 3-4 मंत्री चल रहे थे, उस दिन फोटो फ्रेम में दिखाई पड़ रहे थे, वो कैसे बिना हंसी रोके चल रहे थे। अरे बिना फाइल के, बिना कागज के कोई चीज संसद के अंदर कोई आदमी ले जा रहा है, अरे उसके अंदर कागज तो रख लेते, चाहे अखबार के कागज कुछ तो रख लेते। तो देखिए, वास्तविकता यह है कि आज देश की जनता, एक एक आदमी जानता है, भक्त भी जानते हैं आज की तारीख, भक्तों को भी ये पता है, भक्तों को भी ये पता है कि जो अडानी जी ने इस देश की सारी संपत्ति, आप सोचिए राजीव जी, एक मध्यम वर्ग का आदमी, भगवान न करे उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, 10-12 लाख का खर्चा आ जाए उसके तो घर बार बिक जाते हैं। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के आसपास जाइए, अच्छे अच्छे संभ्रांत घर के लोग सड़कों पे रह रहे हैं वहां पर, और किस प्रकार से अपना जीवन काट रहे हैं, खेत बेच के और घर बेच के आए हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये एक्सपेंडिचर। आपको चीजों का सरकारीकरण करना पड़ेगा, लोगों को मुफ्त इलाज देना पड़ेगा, मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी। और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वहां पे अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, अंग्रेजी स्कूल खोलिए, बच्चों को अच्छी सुविधा दीजिए, वहां पे टॉयलेट्स हों, वहां अच्छे टीचर्स हों और अच्छे हॉस्पिटल दीजिए, ताकि जनता अपना रोजगार सृजित कर लेगी। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर उनको आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो अमीर लोग तो कर लेंगे, गरीब लोग कैसे करेंगे? ये तो अपने मंत्रियों के बच्चे अपना जो है विदेश पढ़ने अपने बच्चों को भेज देंगे, दुबई में बड़ी बड़ी कोठियां खरीद लेंगे। मेरे देश का जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करेगा? बुढ़ापा उसका कैसे आराम से कटेगा राजीव?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, कैसे आखिर बुढ़ापा कैसे आराम से कटेगा और कैसे एक गरीब जो है वो अपना परिवार पालेगा, कैसे बच्चा जो है उसका वो आगे बढ़ेगा, कैसे पलेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये तमाम बातें हैं। और इन बातों को अगर देखिए तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है। लेकिन राहुल गांधी जो लकीर मोटी करते जा रहे हैं और लंबी करते जा रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइन खींच रहे हैं अगर कहें तो, उस लाइन को देख करके तमाम नेता, दूसरे नेता भी, अभी एक विजुअल काफ़ी आप देख रहे होंगे स्वामी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को कि वायनाड से नहीं हैदराबाद से आप चुनाव लड़ो, और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी दानिश अली के यहाँ चले गए। देखिए कैसे ए और बी टीम की बात आती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब विपक्ष में हैं और वो भी सीधे चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़के जीत के आए हुए हैं। राहुल गांधी अगर कल को हैदराबाद से भी चुनाव लड़ें, हालांकि वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक चुनौती कैसे राहुल गांधी पेश कर रहे हैं उसकी चर्चा हैदराबाद में हो रही है, उसकी चर्चा भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसकी चर्चा देश के अलग अलग कोने में हो रही है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां कुछ बात अगर करते हैं तो वहां भी उसकी चर्चा होने लगती है। तो ये एक चुनौती पेश कर चुके हैं और उसके इर्द गिर्द अब तमाम लोगों के, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि उनके अगर सेंटर पॉइंट में भी, उनके भाषण के सेंटर पॉइंट में भी अगर राहुल गांधी हैं तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी ने पेश कर दी है, कितनी बड़ी लाइन राहुल गांधी ने खींच दी है, जिसके आस पास कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शायद ये बात बीजेपी के लोगों को ही समझ में नहीं आ रही है, या आ रही होगी। स्वामी जी जरा आपसे समझो कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्या प्रधानमंत्री डरे हुए आपको दिखते हैं, या प्रधानमंत्री को लगता है कि ये तो ऐसे ही है, कल को जैसे इनको पप्पू कहते थे वैसे इस बार भी 2023 में भी और 24 में भी देख लेंगे, वैसा है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है कि ओवैसी साहब का यह स्टेटमेंट स्पष्ट बता रहा है कि एनडीए में कितनी हताशा है। देखिए आपको पता होगा कर्नाटका के अंदर जेडीएस ने जब से यह निर्णय लिया कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, उनके बड़े बड़े नेताओं ने जेडीएस छोड़ दी। और आपको निवेदन करना चाहता हूं, राहुल गांधी नहीं, कोई भी हैदराबाद से अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी तो ओवैसी साहब इस बार चुनाव हार जाएंगे। और ये देखिए एक और चीज, ये अल्पसंख्यक भाइयों को ये बात समझनी चाहिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, आपस में संभाव और सद्भाव क्रिएट करने के लिए जिस प्रकार से आपको इस प्रकार के जो अतिवादी हैं उनसे बचने की आवश्यकता है, वैसे ही उस टाइप के अतिवादियों से भी की आवश्यकता है। और एक और चीज राजीव जी क्लियर हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो चंद्रशेखर राव साहब हैं और जिनका ओवैसी साहब से गठबंधन है, वो भी किसके हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कल के स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा तेलंगाना हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं, और राजस्थान में हमारी एज है। देखिए कितना ईमानदार आदमी है, वरना अमित शाह तो कहते हैं इस बार 90 पार, इस बार 450 पार, इस बार 500 पार, नहीं कहा उन्होंने स्पष्टवादिता बताई कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं, हम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बढ़िया तरह से जीत रहे हैं, और राजस्थान में हमारी एज है। ये होती है ईमानदारी। और इस तरह से जैसे आज सचिन पायलट वहां काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वहां वो कर रहे हैं, सिंहदेव साहब काम कर रहे हैं, आज आपने सिंहदेव साहब का भी भाषण सुना होगा। तो ये अफवाहें उड़ाते रहे। आज की तारीख में सारे कांग्रेसी, क्या जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो लामबंद है राहुल गांधी के पीछे। और ऐसे लोगों को गुमराह, अगर तीसरी शक्ति उभरने की जो ओवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले, और जिस प्रकार से जो अपने बीएसपी के सांसद साहब के साथ ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ और बीएसपी ने साथ नहीं दिया, और जिस प्रकार से ये प्रश्न केवल एक अल्पसंख्यक नेता का नहीं है, देश में किसी के साथ भी शोषण होगा, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, ये देश के नेता का कर्तव्य है कि उसके साथ खड़ा हो जाके। तो राहुल गांधी मणिपुर में भी जाके खड़े हुए, लद्दाख में भी खड़े हुए, लखीमपुर में भी, और हरदोई में भी, उन्नाव में भी, बिजनौर में भी, या प्रियंका गई या राहुल गए, जो भी पीड़ित हो, जिसका भी शोषण हो, नेता का कर्तव्य है उसके साथ जाके खड़े हो। तो ये जो हुआ वो बिल्कुल कुंवर दाने के साथ जाके खड़े हुए, ये सब ये जी जिस
जी स्वामी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दानिश अली के साथ राहुल गांधी का खड़ा होना जाकर कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी सीधे दानिश अली के घर पहुंचते हैं और उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये ढांढस बनाना, ये हिम्मत दिलाना अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं होती है, तब जबकि बीएसपी के वो सांसद हैं और बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। और ऐसे में भी राहुल गांधी अगर वहां पहुंचते हैं तो ये बात कई लोगों को नागवार गुजरी, और उसके बाद की कहानी जो है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, आप सब जानते हैं। और एक हिम्मत आई दानिश अली के अंदर भी, लेकिन राहुल गांधी ये हिम्मत दिला रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां एक और दिखाई दे रही है कि उधर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश जो हो रही है बिहार में, और बार बार नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो तो कभी भी इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। आज के बारे में कल से ही कहा जा रहा था कि अगले 24 घंटे में देखिए क्या कुछ होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि आप लोग फालतू की बात कर रहे हैं, मीडिया वाले आप सावधान रहिए, आप फालतू की अफवाह मत फैलाइए। ये नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और आज नीतीश कुमार ने बहुत शानदार ढंग से उन्होंने एक मीडिया को जब ब्रीफ करते हुए उस समय अपने बगल में तेजस्वी यादव को खड़ा किया और बोला ये तो हमारे साथ हैं, क्योंकि कल से ये भी आ रही थी खबर कि तेजस्वी यादव को ये बाहर कर देंगे, हो सकता है कि वहां विधानसभा को भंग कर देंगे या कुछ और करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये सब गोदी मीडिया, पिट्ठू मीडिया, सरकारी मीडिया, जो भी मीडिया